Welcome to the first episode of our brand new podcast series, Empowering Expressions, where we explore how to develop communication in children with autism using sensory and ABA approaches. I am your host, Kaustubhi Agarwal, and I'm honored to be joined by Mr. Yash Desai. He is a certified autism therapist and applied behavior analysis specialist with years of experience working with children on the spectrum. His work integrates sensory processing strategies with behavior based interventions to help children express themselves, build meaningful communication, and thrive in everyday environments. In this episode, we lay the foundation by exploring what communication looks like in autism and what unique challenges children face. We'll also talk about how to approach these challenges as parents, caregivers, and educators. So let's dive in. जो कम्युनिकेशन के चैलेंजेस होते हैं वो बिल्ड कैसे होते हैं इन चिल्ड्रन जो ऑटिज्म से सफर कर रहे होते हैं? बेसिकली ऑटिज्म क्या है कि बिहेवियरल, सेंसरी एंड सोशल कम्युनिकेशन डिले के डिसऑर्डर हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि उनके बिहेवियर्स या सेंसरी इश्यूज की वजह से उनके कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अफेक्ट होता है। और वो अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे अर्ली स्टेज में जो विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग से लैंग्वेज सीखनी होती है वो लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं, और उनका विजुअल एंड ऑडिटरी कनेक्शन पुअर होने की वजह से वो लैंग्वेज नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि स्पीच डिले हो जाती है, मतलब कि वो बोलना लेट स्टार्ट करते हैं या अंडरस्टैंड करना लेट स्टार्ट करते हैं, और उसकी वजह से उनकी लैंग्वेज डिले तो होती है, स्पीच भी डिले होती है, और फिर इन फ्यूचर में वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नीड फुलफिल करने के लिए किसी के साथ एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, जिससे कि अगर उन्हें पानी चाहिए तो वो ना गेस्चर को यूज़ करके ना वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि आई नीड अ वाटर। तो वो क्या करते हैं कि फिर टेंट्रम्स करना स्टार्ट कर देते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके और माइलस्टोन लैंग्वेज के डिले होने लगते हैं और वो स्टबन होने लगते हैं, जिससे कि वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंटल जो स्किल है उसको बढ़ाने की जगह पे रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी लैंग्वेज और स्पीच और डिले होने लगती है। Right. So can you explain the difference between verbal and non-verbal communication in autism? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर बच्चा कुछ बोल के या अपने शब्द को एक्सप्रेस करके कुछ अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करता है, जैसे कि अगर बच्चे को खाना चाहिए तो बोलेगा कि मुझे खाना दे दो, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन में वन वर्ड कम्युनिकेशन, टू वर्ड कम्युनिकेशन या सेंटेंस फॉर्मेशन आ सकता है। पर अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है कि अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस किए बगैर, मतलब कि मुंह से एक भी शब्द निकाले बगैर बच्चा अपने आप की नीड को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि पॉइंट करके, जैसे कि बच्चे को एप्पल चाहिए तो एप्पल को पॉइंट कर दिया, या फिर अगर गेस्चर्स यूज करके उसने ये वाली दे दो की साइन कर दी, या फिर अगर उसको पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम आती है तो वो पिक्चर शो करके अपने सामने वाले पर्सन को ये समझाने की कोशिश करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनका बेसिक डिफरेंस ये होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्बली वर्ड्स को यूज करके सामने वाले को चीज़ें एक्सप्रेस करना या एक्सप्लेन करना, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब विदाउट वर्ड्स को यूज किए सामने वाले को गेस्चर, प्रॉम्प्ट या पिक्चर एक्सचेंज से ये एक्सप्रेस करना कि उस बच्चे की नीड क्या है, मुझे क्या चाहिए। Right. And so why do you think that communication is more than just speech? मतलब सिर्फ बोलने के अलावा communication is a very diverse topic or a concern. स्पीच क्या होता है कि बच्चा जब बोलता है उसे हम स्पीच कहते हैं। उसने एप्पल को देख के एप्पल बोल दिया, वो स्पीच है। या फिर अगर उसने एप्पल को देख के बनाना भी बोल दिया तो हम ये बोलेंगे कि बच्चे की स्पीच अच्छी है। पर कम्युनिकेशन का मतलब है कि मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मतलब कि अगर बच्चे को कार से खेलना है तो वो कार के लिए क्रेविंग करेगा या वर्ड्स बोलेगा कि मुझे कार चाहिए, तो इसमें क्या हुआ कि स्पीच तो इंक्लूड हो ही गई, बट एक कॉग्निटिवली एंड लैंग्वेजली फुलफिल सेंटेंस हो गया कि उसे जो चाहिए वही सामने वाले को उसने समझाने की कोशिश की। मतलब कि बेसिकली उसने क्या किया कि बच्चे ने एक मीनिंगफुल एक्सचेंज किया थॉट का, अपने थॉट का दूसरे पर्सन के साथ, जिससे दूसरा पर्सन ये समझ गया कि बच्चे को क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चा या वो ऑटिस्टिक पर्सन
सामने वाले पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाएगा और उसको अपनी फीलिंग्स या अपने एक्सप्रेशन या अपनी नीड फुलफिल कर पाएगा। स्पीच में क्या होता है कि स्पीच में खाली बच्चे ने बोल दिया, सामने वाले को समझ में आया नहीं आया, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ रिलेवेंस था या नहीं था, उसको उसकी फीलिंग के साथ रिलेवेंस था या नहीं था, उससे कोई लेने नहीं था। पर कम्युनिकेशन में उसको कनेक्ट करना पड़ता है लैंग्वेज का यूज करके, कि प्रॉपरली उसको सामने वाले के साथ कनेक्ट करना है कि मुझे ये चीजें चाहिए या मुझे ये करना है। तो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ स्पीच। हो सकता है वर्बली भी और नॉन वर्बली भी। कम्युनिकेशन के लिए नीड है लैंग्वेज स्किल की, तो लैंग्वेज स्किल वर्बली भी एक्सप्रेस की जा सकती है और नॉन वर्बली भी एक्सप्रेस की जा सकती है, जैसे हमने आगे देखा। What are the early signs of communication delay in autistic children? बेसिकली क्या होता है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो पहले आई कांटेक्ट नहीं करते। तो आई कांटेक्ट जब बच्चा नहीं करता है तो उससे क्या होता है कि वो जो लिप रीडिंग करके जो लैंग्वेज या वर्ड सीखने वाला होता है वो सीखता नहीं है। तो एक ये हो गया कि आई कांटेक्ट नहीं करता है तो उसकी स्पीच डिले हो सकती है। फिर सेकंड डिले में माइलस्टोन ये आ सकता है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑब्जर्वेशन नहीं करता है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है, वो नहीं देखता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है वो क्या करता है कि ऑब्जर्वेशन में देखेगा, यूजुअली इन ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन से, कि हाँ मम्मी इसको पापा पापा बोल रही है तो मैं ट्राई करूँ पापा बोलने की, और अगर मैं पापा बोलूँगा और उस पर्सन ने रिस्पॉन्ड दिया तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ ये मेरे पापा हैं, इन्हें पापा बोलने पे रिस्पॉन्ड मिलता है। फिर बच्चा क्या करेगा, सारे मेल पर्सन को पापा बोलना स्टार्ट करेगा। फिर मामा या चाचा होंगे वो पापा पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। तब बच्चे को ये पता चलेगा कि इनको पापा बोलने से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। तो इसे बोलते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन स्किल। विजुअल एंड ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन स्किल अगर बच्चे में कम है या वो नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उसकी स्पीच या कम्युनिकेशन पे इफेक्ट हो सके। फिर थर्ड स्टेज आता है बेबलिंग। बेबलिंग मतलब कि बब्बा मम्मा पप्पा पप्पा चिच ऐसे रैंडम साउंड बच्चा मिनिमम 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर निकालना स्टार्ट कर देता है। तो अगर बच्चे का बेबलिंग साउंड नहीं डेवलप हो रहा है तो क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर बच्चा नॉन वर्बल या फिर उसकी स्पीच डिले हो सकती है। थर्ड थिंग इज रिक्वेस्टिंग स्किल, डिले इन रिक्वेस्टिंग स्किल। डिले इन रिक्वेस्टिंग स्किल मतलब कि बच्चे की जो नीड है या उसको जो चाहिए वो अगर वो वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरीके से नहीं मांग पा रहा है या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसको भी हम एक ऑटिज्म में कम्युनिकेशन डिले की साइन बोल सकते हैं। एंड लास्ट इज कमांड फॉलोइंग या इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। मतलब कि अगर मम्मी ने बोला कि पेन लेके आ जाओ विदाउट पॉइंटिंग, तो बच्चे को क्या करना है कि जाना है पेन लेनी है, मम्मी को दे देनी है। 1 साल के अंदर अंदर के बच्चे के लिए ये बात है। और अगर मम्मी ने बोला कि पानी ले लो तो बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि पानी किचन में होता है और किचन में से जाके मुझे पानी लेके आना है। पर अगर बच्चा कमांड फॉलो नहीं कर रहा है या फिर रिस्पॉन्ड टू नेम या अपने नाम पे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें कमांड फॉलोइंग के अंदर आती है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इससे शायद बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिले या फिर स्पीच डिले या फिर लैंग्वेज डिले हो सकता है। और ये सारी चीज़ें अगर कंबाइन होती है तो शायद बच्चे को इन फ्यूचर आफ्टर 3 years हम ऑटिस्टिक भी डायग्नोस कर सकते हैं। Right. And sir, how important is early diagnosis of language development? अगर हमने अर्ली डायग्नोस कर लिया तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि बच्चे का फिक्सेशन या फिर एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर डेवलप होने से पहले हम बच्चे को शेप कर सकते हैं। और उसके जो टिपिकल बिहेवियर, जो ऑटिस्टिक बच्चे में टिपिकल बिहेवियर होते हैं कि नॉन कम्युनिकेशन या फिर एस्केप टू कम्युनिकेशन, तो वो सारे बिहेवियर को हम शेप करके वर्बलाइजेशन या वोकलाइजेशन या कम्युनिकेशन बिहेवियर में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर अगर सर्टेन एज के बाद बच्चा अगर इंटरवेंशन करता है या थेरापी या मेडिसिन का सहारा लेके स्पीच डेवलप करने की ट्राई करता है तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो बच्चा है वो एक स्टीरियोटिपिकल या एक नॉन ट्रांजिशनल बिहेवियर में सेट हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को जब भी हम कोई नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसके रिप्लेस में जो उसने नेगेटिव बिहेवियर सीख लिया है, नॉन कम्युनिकेशन करने की जगह पे उसने जो नेगेटिव बिहेवियर सीख लिया है वही बार 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 करता जाएगा। तो हमें क्या होगा कि उसको कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चे को पानी चाहिए और उसके पास स्पीच या कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है और उसने ये सीख लिया है 4-5 साल के अंदर अंदर कि मैं रोऊंगा या सर पटूंगा तो मुझे पानी मम्मी दे देगी। और अगर हम क्या करते हैं कि बच्चे को उस टाइम पे रिक्वेस्टिंग बिहेवियर या मैंडिंग बोलते हैं उसको, वो सिखाने की ट्राई करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, सर पटेगा, रोएगा, बट अपने मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं ये गेस्चरल अप्रोच कर दूं या वर्बली पानी बोल दूं तो मुझे पानी मिल सकता है। पर अगर यही बच्चा अर्ली स्टेज में आ गया तो
उसने क्या है हेड बैंगिंग या क्राइंग जैसे बिहेवियर सीखे ही नहीं होंगे। तो उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि वो एक ब्लैंक पेज की तरह होगा, तो उस पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि उसको कुछ भी सिखा सकते हैं। पर अगर बच्चा अगर 3 या 4 साल या 5 साल के बाद आता है तो क्या होता है कि वो उसके अंदर कुछ जो बिहेवियर्स है वो पहले बिहेवियर्स या फिर उसने जो सीख लिया है नेगेटिव अप्रोचेस, उसको हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर जाके हम उसको नई चीज़ें सिखा पाएंगे। तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन अगर बच्चे का स्टार्ट होता है, अर्ली डायग्नोसिस का हो जाता है, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को सिखाना इजी पड़ेगा और बच्चा अपने एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन को अचीव स्पीड में कर पाएगा। और अगर लेट आएगा तो उसको वो अचीव करने में डबल टाइम या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। According to you, how do autism levels impact communication? ऑटिज्म में बेसिकली दो ही मेजर चीज़ अफेक्टेड होती है, एक सेंसरी प्रोसेसिंग एंड वन इज बिहेवियर। तो सेंसरी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सेंसरी ओवरलोड होने की वजह से बच्चों के ब्रेन में जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो स्लो हो जाती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा टच अवॉइडिंग है, तो अगर उसको बार बार टच मिलता रहे तो उसके ब्रेन पे ओवरलोड होगा, और वो ओवरलोड की वजह से उसकी प्रोसेस करने की स्पीड कम हो जाती है। और अगर वो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो गई तो क्या होगा कि मैंने बच्चे को बोला एप्पल, तो उसके ब्रेन में वो प्रोसेस होगा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड डिले। और नॉर्मल बच्चों में वो कैसे होगा 0.1 सेकंड में वो प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा विजुअल और ऑडिटरी प्रोसेसिंग का कनेक्शन उनका सेंसर इश्यूज की वजह से कम होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला एप्पल, तो पहले हमारे ब्रेन में एक एप्पल की इमेज आएगी, फिर एप्पल का रेड कलर आएगा, और फिर हमारे ब्रेन में उसका नाम आएगा एप्पल, एंड देन सबसे लास्ट में आएगा EPPLE एप्पल। तो वो बच्चों में क्या होता है कि ऑडिटरी एंड विजुअल कनेक्शन पुअर होने की वजह से वो क्या करते हैं कि हमने एप्पल बोला तो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी इमेज है जिसको मुझे देखना है ब्रेन के अंदर, और वो एप्पल होगा। तो क्या करते हैं वो लोग कि वो डिले होता है तो उनके ब्रेन में जितनी भी इमेज होती है जैसे एप्पल, कैट, डॉग, पाइनएप्पल, बनाना, जो रूटीन एनवायरनमेंट में देखते हैं उसमें से कोई भी रैंडम पिक्चर को एप्पल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो करते हैं। और तब क्या होता है कि तब सामने वाला पर्सन उसको रॉन्ग बोलता है या फिर ये बोलता है कि नहीं, वो समझ नहीं पाता है सामने वाला पर्सन। तो उसकी वजह से उनका जो ट्रेल यानी कि उन्होंने जो अप्रोच किया था कम्युनिकेट करने का या एप्पल को समझने का, वो फेल हो जाता है। और वो फेल होने की वजह से फिर उनका बिहेवियर आता है कि नहीं, मैंने तो ट्राई किया पर सामने वाला समझ नहीं पाया, मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर टेंट्रम्स, हेड बैंगिंग या फिर एस्केप कम्युनिकेशन या बोलना बंद कर देते हैं। वो सारी चीज़ें स्टार्ट होने लगती है। तो क्या होता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के पहले सेंसरी ओवरलोड है उसको हम स्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो उनका जो कम्युनिकेशन के लिए जो कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज बैरियर है उसको हम इजीली हटा पाएंगे। और उसको जैसे हटा पाएंगे तो उनको सिखाना, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिखाना ईजी हो जाएगा। Sir, I would like to ask you that what is echo speech in children with autism and why does this happen with some children? Like if we call it echolalia in the termed language. इक्वलेलिया बेसिकली दो दो तरीके के होते हैं, एक सिलेक्टिव इक्वलेलिया एंड सेकंड इज जनरल इक्वलेलिया। इसमें क्या होता है कि बच्चे के पास जो नॉलेज होती है बोलने के रिलेटेड वो आ जाती है, कैसे बोला जाता है, पर उनके पास कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल नहीं होती है। तो उनको ये नहीं पता होता है कि सामने वाले ने जो बोला है वो का रिस्पॉन्ड हम क्या करें। मतलब कि जैसे मैंने बोला हाय, तो सामने वाले को पता है कि मुझे भी रिप्लाई बैक में हाय करना है। पर अगर किसी ने एक क्वेश्चन किया कि हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई उसे करना है आई एम फाइन या आई एम गुड। पर बच्चे को ये पता ही नहीं कि रिप्लाई क्या करना है। तो बच्चा क्या करता है कि जो सुनता है उसे ही रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। अभी से दो पार्ट मैंने बोले अभी कि सिलेक्टिव इक्वलेलिया एंड जनरल इक्वलेलिया। जनरलाइज इक्वलेलिया का मतलब ये होता है कि बच्चा कुछ भी सुनता है तो उसको रिपीट 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 करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे ने अगर कार की आवाज़ सुनी तो ब्रूम 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 करना स्टार्ट कर देगा। बच्चे ने किसी एनवायरनमेंट में से कोई गाना सुन लिया तो गाना गुनगुनाना स्टार्ट कर देगा या गाना गाना स्टार्ट कर देगा। तो उसको जनरल इक्वलेलिया बोलते हैं कि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो भी सुनता है उसको वो इकोई यानी कि अपने वर्ड में वापस सेम टू सेम रिपीट कर देता है। एंड सिलेक्टिव इक्वलेलिया मतलब कि क्या होता है कि उसके पास लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है पर वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर जितनी होनी चाहिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड उतनी नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा कि जिस चीज़ का उसको आंसर पता है उसमें तो आंसर कर देगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज यश।
आपको क्या खाना है, एप्पल। पर जिस चीज़ में उसको आंसर नहीं पता है कि इसका रिप्लाई बैक क्या करना है, वो चीज़ में बच्चा क्या करेगा, सेम टू सेम चीज़ रिपीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल उसको पूछेंगे आज सुबह आपने क्या खाया, तो बच्चे को पता है एप्पल, तो वो एप्पल ही बोलेगा। बट अगर उसको पता चला कि ये क्वेश्चन मेरे पुराने क्वेश्चन से अलग है, पर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, तो सिंपली रिपीट कर देगा आज सुबह आपने क्या खाया। या कोई इसको ये बोलेगा कि जाके लॉलीपॉप लेके आओ, और बच्चे को नहीं पता है कि इसका रिप्लाई क्या करना है, तो बोल देगा जाओ लॉलीपॉप लेके आ जाओ। तो इस तरीके से इक्वलिया क्या है कि बच्चों के पास स्पीच करने की कैपेसिटी है, स्पीच प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, पर उनके पास लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन ना होने की वजह से पता ही नहीं चलता है कि इस चीज का रिप्लाई कैसे करना है, जिसकी वजह से वो लोग सेम टू सेम चीज सुन के रिपीट कर देते हैं। How do sensory difficulties affect the communication abilities in children? ओके, तो सेंसरी इफेक्ट में क्या होता है, सेंसरी डिफिकल्टीज में कि एक बच्चा होता है या तो वो हाइपर अराउज होता है सेंसर इश्यूज की वजह से, अंडर अराउज होता है। मतलब कि तीन चीज़ होती है सेंसरी में, एक या तो बच्चे को अवॉइडिंग बिहेवियर है, मतलब कि वो ऑडिटरी, विजुअल, टच, मूवमेंट, बॉडी पोस्चर सब चीज़ में अवॉइडिंग बिहेवियर करेगा। या सेकंड चीज़ होती है सीकिंग, मतलब कि बच्चे को वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से ज़्यादा चाहिए, टच या वो सब उसको ज़्यादा चाहिए। और तीसरा होता है अंडर सेंसिटिव, मतलब कि अगर उसको कितना भी टच कर दो, या उसको कितना भी टेक्सचर दे दो, या कितना भी लाउड साउंड दे दो, या फिर उसको कितना मूवमेंट दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका अराउजल अंडर ही रहेगा। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो हाइपर बच्चे होते हैं उनका ब्रेन बहुत स्पीड में वर्क करता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है कि सराउंडिंग एनवायरमेंट में ऑब्जर्वेशन जो करना होता है प्रॉपरली वो नहीं कर पाता है, वो खाली देख लेता है कि आगे 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 क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो हमने आगे बोला, विजुअल एंड ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं हो पाती। और वो विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग नहीं हो पाती है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो बच्चे की लैंग्वेज स्किल ही नहीं बनेगी, और लैंग्वेज नहीं बढ़ेगी तो उसका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डिले हो जाता है। देन सेकंड थिंग इज सीकिंग बिहेवियर। सीकिंग बिहेवियर में क्या होता है कि बच्चा पर्टिकुलर सेंस के लिए इतना क्रेव करता है कि उसका पूरा फोकस एक पर्टिकुलर सेंस या पर्टिकुलर एनवायरमेंट में ही होता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में रिपीटेडली वही चीज़ के थॉट आते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अलग अलग चीज़ों में ऑब्जर्वेशन करना कम कर देता है और पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि जो बच्चे सीकिंग बिहेवियर वाले होते हैं उनके पास लैंग्वेज स्किल होती है पर लिमिटेड होती है। जो एरिया में उनका सीकिंग बिहेवियर है वो एरिया में उनकी लैंग्वेज स्किल ज़्यादा होती है, और जो एरिया में उनकी सीकिंग बिहेवियर नहीं है वो एरिया में उनकी लैंग्वेज स्किल डेवलप नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल लिमिटेड होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल आएगी बट लिमिटेड आएगी। और जो अंडर अराउज बच्चे होते हैं थर्ड कैटेगरी के, उनमें क्या होता है कि उनको कितना भी आप दे दो इनपुट, सेंसरी इनपुट, वो ब्रेन में प्रोसेस कर ही नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चे अंडर अराउज होते हैं। तो वो बच्चों में क्या होता है कि उन्हें एनवायरनमेंट में कनेक्ट करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ अराउजल चाहिए। तो सर्टेन लेवल ऑफ अराउजल जब तक वो अचीव नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं कर पाएंगे, और ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो ऑडिटरी एंड विजुअल लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चों में क्या होता है जो अंडर अराउज होते हैं कि वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, एनवायरनमेंट से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं और अपने ही ब्रेन में, अपने ही वर्ल्ड में खोए खोए रहते हैं, और उनको सेंसरी इनपुट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ऑडिटरी एंड विजुअल लर्निंग नहीं कर पाते हैं। और वो ऑडिटरी और विजुअल लर्निंग नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, और लैंग्वेज डेवलप ना होने की वजह से उनकी कम्युनिकेशन एंड सेंसरी स्किल लैक कर जाती है, जिसकी वजह से वो स्पीच डिले या कम्युनिकेशन डिले में फॉल आउट होते हैं। Sir, my last question to you would be that what mindset should parents or teachers adopt before the beginning ABA or sensory-based communication interventions? पहले तो पेरेंट्स, टीचर या कोई भी केयर गिवर है उसको पहले ये समझना पड़ेगा कि बच्चे का माइलस्टोन डिले हो रहा है तो या फिर कहीं पर अटक गया है, तो उसको हमें आगे बढ़ाना है या उसको हमें सपोर्ट करना है। और दूसरी चीज़ कि ये डिसऑर्डर है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ में क्या होता है कि आज हमें जैसे डेंगू या मलेरिया हो गए तो दवाई लेने के बाद 15 दिन, 10 दिन या 5 दिन में ठीक हो जाएगा। पर ये जो ऑटिज्म है या ऐसे कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, वो डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग बच्चों के साथ या फिर उनके अडल्टहुड में भी उनके साथ रहेंगे। तो पेरेंट्स को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ रहेगी, सर्टेन परसेंटेज में रहेगी ही रहेगी। फिर वो
बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए या हम कितनी भी इंटेंसिव थेरेपी क्यों ना करवा लें। बट थेरेपी करवाने का बेनिफिट ये होगा कि बच्चे में जो चैलेंजेस हैं वो ओवरकम होंगे। ओवरकम होंगे का मीनिंग ये है कि बच्चा, अगर हम बेसिकली एक रैंडम नंबर ले लेते हैं कि बच्चे का आज चैलेंजेस है 100%, तो उसको थेरेपी के थ्रू हम धीरे 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 करके 10% या 5% पे ला सकते हैं उसकी चैलेंजेस को। तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली कि पेरेंट्स को पहले माइंडसेट में ये फिट करवाना चाहिए कि आपके बच्चे को जो भी सिखाना है वो जो उनके एज, जो एज पे वो अटक गया था, मतलब कि कुछ बच्चे 2 साल की एज पे डिले करना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे 2 ईयर्स की एज पे स्टॉप हो जाते हैं और 3 ईयर्स की चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो हमें पेरेंट्स को ये पहले समझाना पड़ेगा कि ये जो 2 साल के जो है वो 2 और 3 साल के बीच का गैप हमें फुलफिल करना है। तो अभी उसकी जितनी भी हो, पर पहले जो मिस हो गया वो हमें उसको सिखाना है और फिर हमें उसको एज अप्रोप्रिएट सिखाना है। और दूसरा ये कि ये सारी थेरेपी जो भी है उसमें टाइम पीरियड लगता है। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन या 3-4 महीने या 6-7 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आता है, बट ये थेरेपी में 100% अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इसके लिए प्रॉपर टाइमिंग देना पड़ता है, जैसे 1 साल 2 साल। तो वो टाइम पीरियड देने के बाद बच्चे में आप विजुअल देख सको, ऐसे आपको चेंजेस मिल सकते। तो पेरेंट्स को तीन ही चीज़ समझनी पड़ेगी। एक, कि मेरे बच्चे में 10 to 20% इस डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी के जो भी बैरियर्स है वो रह जाएंगे। और दूसरा, कि थेरेपी करवाने में हमें मैजिकल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमें थोड़ा पेशेंस रख के धीरे धीरे उसके शेपिंग बिहेवियर पे ध्यान दे के उसको थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ने देना चाहिए। और थेरेपी जितनी भी करवाओ टाइम पीरियड लगेगा ही लगेगा। और दूसरा, कि थेरेपी को अवॉइड करने से क्या हो कि बच्चा ऑटोमेटिक सीखने वाला है, तो बच्चे को सिखाना पड़ेगा। तो सिखाने के लिए थेरेपी हमें लगेगी ही। और थेरेपी करवाने से भी कितना मेडिकल रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 1 महीने या 2 महीने में मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो वो माइंडसेट हमें पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि टाइम पीरियड भी लगेगा, थेरेपी भी करवानी पड़ेगी। और दूसरा, कि हम जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा और हमें उस हिसाब से न्यू माइंडसेट सेट करके उसकी न्यू गोल्स पे वर्क करना पड़ेगा। That was an eye opening discussion, sir. Thank you for helping us understand how communication in autism is multi layered and deeply affected by sensory and behavioral factors. To our listeners, stay with us as we build on this in upcoming episodes. Thank you.